शाम ढलने लगी थी। पार्क में बैठे वयोवृद्ध उठने लगे थे। मालती जी भी उठी। थके कदमों से यह सोचकर उन्होंने घर की राह पकड़ी कि और देर हो गई तो आंखों का मोतियाबिंद रास्ता पहचानने में रुकावट बन जाएगा। बहू अंजलि से इसी बात पर बहस हुआ करती थी कि शाम को कहाँ चली जाती है, आंखों से ठीक से दिखता नहीं, कहीं किसी रोज वाहन से टकरा गई तो न जाने क्या होगा। तब बेटा भी बहू के सुर में अपना सुर मिला देता है। उस समय तो फिर भी इतना सूनापन नहीं था। बेटा अभी अभी नौकरी से रिटायर हुआ था। तीनों मिलकर ताश की बाजी जमा लेते। कभी कभी बहू ऊन सिलाई लेकर दोपहर में उनके साथ बरामदे में बैठ जाती और उनसे पूछकर डिज़ाइन के नमूने उतारती। स्वेटर बुनने में उन्हें महारत हासिल थी। आंखों की रोशनी कम होने के बाद भी वह उल्टा सीधा बुन लेती थी। धीरे धीरे चलते हुए एकाएक वह अतीत में खो गई थी। पोते की बिटिया का जन्म हुआ था। उसी के लिए स्वेटर, टोपे, मोजे बुने जा रहे थे। इंग्लैंड में रह रहे पोते के पास 1 माह बाद बेटे बहू को जाना था। घर में उमंग का वातावरण था। अंजलि बेटे की पसंद की चीज़ें चुन चुन कर सूटकेस में रख रही थी। उसकी अंग्रेज पत्नी के लिए भी उसने कुछ संकोच से एक बनारसी साड़ी रख ली थी। पोते ने अंग्रेज लड़की से शादी की थी, अतः मालती उसे अभी तक माफ़ नहीं कर पाई थी। इस शादी पर निहार वह अंजलि ने भी नाराज़गी जाहिर की थी, पर बेटे के आग्रह और पोती होने की खुशी का इजहार करने से वे अपने को रोक नहीं पाई थी और इंग्लैंड जाने का कार्यक्रम बना लिया था। उस दिन निहार और अंजलि पोती के लिए कुछ खरीदारी करने कार से जा रहे थे। उन्होंने माजी को भी साथ चलने का आग्रह किया था, लेकिन हरारत होने से उन्होंने जाने से मना कर दिया। कुछ ही देर के बाद लौटी उन दोनों की निष्प्राण देह देखकर उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ था। उससे अधिक आश्चर्य उन्हें इस बात पर होता है कि इस भयंकर हादसे के 7 साल बाद भी वह जीवित है। उस हादसे के बाद पोते ने उन्हें अपने साथ इंग्लैंड चलने का आग्रह किया था, पर उन्होंने यह सोचकर मना कर दिया कि पता नहीं अंग्रेज पोतहू के साथ उनकी निभ भी पाएगी या नहीं। लेकिन आज लगता है वह किसी भी प्राणी के साथ निभा कर लेगी। कोई तो होता उन्हें आदरने से ही उलाहने ही देने वाला। आज इतना घोर एकांत तो नहीं सहना पड़ता उन्हें। पोते के बच्चे भी अब लगभग 6-7 साल के होंगे। अब तो संपर्क भी टूट गया। अचानक जाकर कैसे लाड़ प्यार लुटाएगी वह। उन बच्चों को भी कितना अस्वाभाविक लगेगा। यह सब इतने सालों की दूरियां पाटना क्या कोई आसान काम है। उस समय गलत फैसला लिया सो लिया। मालती जी पश्चाताप की माला फेरने लगी। उस समय ही क्यों, जब निहार और अंजलि खरीदारी के लिए जा रहे थे तब वह भी उनके साथ निकल जाती तो आज यह एकाकी जिंदगी का बोझ अपने झुके हुए दुर्बल कंधों पर उठाए न घूम रही होती। अतीत की उन घटनाओं को बार बार याद करके पछताने की आदत ने मालती जी को घोर निराशावादी बना डाला था। शायद यही वजह थी जो चिड़चिड़ी बुढ़िया के नाम से वह मोहल्ले में मशहूर थी। अपने ही खोल में आवृत रहकर दिन भर वह पुरानी बातें याद किया करती। शाम को उन्हें घर के अंदर घुटन महसूस होती तो पार्क में आकर बैठ जाती। वहाँ की हलचल, हंसते खेलते बच्चे, उन्हें भाव विभोर होकर देखती माताएं और अपने हम उम्र लोगों को देखकर उनके मन में अगले नीरस दिन को काटने की ऊर्जा उत्पन्न होती। यही लालसा उन्हें देर तक पार्क में बिठाए रखती। आज पार्क में बैठे बैठे उनके मन में अजीब सा ख्याल आया था। मौत आगे बढ़े तो बढ़े, वह क्या उसे खींचकर पास नहीं बुला सकती। नींद की गोलियां उदरस्थ करके इतना आसान उपाय उन्हें अब तक भला क्यों नहीं सूझा। उनके पास बहुत सी नींद की गोलियां इकट्ठी हो गई थी।
नींद की गोलियां एकत्र करने का उनका जुनून किसी जमाने में बर्तन जमा करने जैसा था। उनके पति उन्हें टोका भी करते, मालती, पुराने कपड़ों से बर्तन खरीदने की बजाय उन्हें गरीबों, ज़रूरतमंदों को दान करो, पुण्य जोड़ो। वह फिर पछताने लगी। अपनी लंबी आयु का संबंध कपड़े देकर बर्तन खरीदने से जोड़ती थी। आज वे सारे बर्तन उन्हें मुंह चिढ़ा रहे थे। उन्हें 4-6 बर्तनों में खाना बनता, खुद को कोसना, पछताना और अगले रह जाने का संबंध अतीत की अच्छी बुरी आदतों से जोड़ना। इसी विचार क्रम में सारा दिन बीत जाता। ऐसे ही सोचते सोचते दिमाग इतना पीछे चला जाता कि वर्तमान से वह बिल्कुल कट ही जाती। लेकिन आज वह अपने इस अस्तित्व को समाप्त कर देना चाहती थी। ताज्जुब है, यह उपाय उन्हें इतने सालों की पीड़ा झेलने के बाद सूझा। पार्क से लौटते समय रास्ते में रेल लाइन पड़ती है। ट्रेन की चीख सुनकर इस उम्र में भी वह डर जाती है। ट्रेन अभी काफ़ी दूर थी, फिर भी उन्होंने कुछ देर रुककर लाइन पार करना ही ठीक समझा। दाईं ओर देखा तो कुछ दूरी पर एक लड़का पटरी पर सिर झुकाए बैठा था। वह धीरे धीरे चलकर उस तक पहुंची। लड़का उनके आने से बिल्कुल बेखबर था। ट्रेन की आवाज़ निकट आती जा रही थी, पर वह लड़का वहाँ पत्थर बना बैठा था। उन्होंने उसके खतरनाक इरादे को भांप लिया और फिर पता नहीं उनमें इतनी ताकत कहाँ से आ गई कि एक झटके में ही उस लड़के को पीछे खींच दिया। ट्रेन धड़धड़ाती हुई निकल गई। क्यों मरना चाहते हो बेटा? जानते नहीं, कुदरत कोमल कोपलों को खिलने के लिए विकसित करती है। आपसे मतलब? तीखे स्वर में वह लड़का बोल पड़ा और अपने दोनों हाथों से मुंह ढककर फूट फूट कर रोने लगा। मालती जी उसकी पीठ को, उसके बालों को सहलाती रही। तुम अभी बहुत छोटे हो, तुम्हें इस बात का अनुभव नहीं है कि इससे कैसी दर्दनाक मौत होती है। मालती जी की सर्द आवाज़ में आसन मृत्यु की सिहरन थी। बिना खुद मरे किसी को यह अनुभव हो भी नहीं सकता है। लड़के का यह अवज्ञापूर्ण स्वर सुनकर मालती जी समझाने की मुद्रा में बोली, बेटा तुम ठीक कहते हो, लेकिन हमारा घर रेलवे लाइन के पास होने से मैंने यहाँ कई मौतें देखी हैं। उनके शरीर की जो दुर्दशा होती है देखते ही बनती है। लड़का कुछ सोचने लगा, फिर धीमी आवाज़ में बोला, मैं मरने से नहीं डरता, यह बताने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेरे बच्चे, इसमें इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है कि तुम पूरी तरह मौत हो जाएगी। हाथ पैर भी कट सकते हैं, पूरी ज़िंदगी अपाहिजों की तरह गुजारनी पड़ सकती है। बोलो, है मंजूर? लड़के ने इनकार में गर्दन हिला दी। मेरे पास दूसरा तरीका है, मालती जी बोली, उससे नींद में ही मौत हो जाएगी। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, आराम से अपनी समस्या बताओ, फिर दोनों एक साथ ही नींद की गोलियां खाएंगे। मेरा भी मरने का इरादा है। लड़का पहले तो उन्हें हैरान नज़रों से देखता रहा, फिर अचानक बोला, ठीक है, चलिए। अंधेरा गहरा हो गया था, अब उन्हें बिल्कुल धुंधला दिखाई दे रहा था। लड़के ने उनका हाथ पकड़ लिया। वह रास्ता बताती चलती रही। उन्हें निहार के हाथ का स्पर्श याद आया। उस समय वह जवान थी और छोटा सा निहार उनकी उंगली थामे इधर उधर कूदता फुदकता चलता था। फिर उनका पोता अंकुर अपनी दादी को बड़ी सावधानी से उंगली पकड़कर बाजार ले जाता था। आज इस किशोर के साथ जाते समय वह वाकई असहाय है। यह न होता तो शायद गिर ही पड़ती। वह तो उन्हें बड़ी सावधानी से पत्थरों, गड्ढों और वाहनों से बचाता हुआ ले जा रहा था। उसने मालती जी के हाथ से चाबी लेकर ताला खोला और अंदर जाकर बत्ती जलाई। तब उनकी जान में जान आ गई। खाना तो खाओगे ना? जी, भूख तो बड़ी जोर की लगी है।
क्योंकि आज परीक्षा फल निकलते ही घर में बहुत मार पड़ी। खाना भी नहीं दिया मम्मी ने। आज तो 10वीं बोर्ड का परीक्षाफल निकला है। जी, मेरे नंबर द्वितीय श्रेणी के हैं। पापा जानते हैं कि मैं पढ़ने में औसत हूँ, फिर भी मुझसे डॉक्टर बनने की उम्मीद करते हैं। और जब भी रिजल्ट आता है धुन कर रख लेते हैं। फिर मुझ पर हुए खर्च को सुनाने लगते हैं। स्कूल का खर्च, ट्यूशन का खर्च, यहाँ तक कि खाने का खर्च भी गिनवाते हैं। कहते हैं मेरे जैसा मूर्ख उनके खानदान में आज तक पैदा नहीं हुआ, सो मैं इस खानदान से अपना नामो निशान मिटा देना चाहता हूँ। किशोर की आंखों में विद्रोह की चिंगारियाँ फूट रही थी। ठीक है, अब थोड़ा शांत हो जाओ, मालती सांत्वना देते हुए बोली। कुछ ही देर बाद तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे और मेरे भी। उन्होंने मन ही मन जोड़ा और रसोई घर में चली आई। परिश्रम से लौकी के कोफ्ते बनाए। थोड़ा दही रखा था, उसमें बूंदी डालकर स्वादिष्ट रायता तैयार किया। फिर गरम गरम पराठे सेक कर उसे खिलाने लगी। दादी जी, आपके हाथों में तो गजब का स्वाद है। वह खुश होकर किलक रहा था। कुछ देर पहले का आक्रोश अब गायब था। उसे खिलाकर खुद खाने बैठी तो लगा जैसे बरसों बाद अन्नपूर्णा फिर उनके हाथों में अवतरित हो गई है। लंबे अरसे के बाद इतना स्वादिष्ट खाना बनाया था। आज रात को कोफ्ते पराठे उन्होंने निर्भय होकर खा लिए। न बदहजमी का डर, न ही ब्लड प्रेशर की चिंता। आत्महत्या के ख्याल ने ही उन्हें निश्चित कर दिया था। खाना खाने के बाद मालती बैठक का दरवाज़ा बंद करने गई तो देखा वह किशोर आराम से गहरी नींद में सो रहा था। उनके मन में एक अजीब सा ख्याल आया कि सालों से तो वह अकेली जी रही है, चलो मरने के लिए तो किसी का साथ मिला। मालती उस किशोर को जगाने को हुई, लेकिन नींद में उसका चेहरा इस कदर लुभावना और मासूम लग रहा था कि उसे जगाना उन्हें नींद की गोलियां खिलाने से भी बड़ा क्रूर काम लगा। उसके दोनों पैर फैले हुए थे। बंद आंखें शायद कोई मीठा सा सपना देख रही थी, क्योंकि होठों के कोनों पर सीमित रेखा उभर आई थी। किशोर पर उनकी ममता उमड़ी। उन्होंने उसे चादर ओढ़ा दी थी। चलो अकेले ही नींद की गोलियां खा ली जाए, उन्होंने सोचा, और फिर अपने स्वार्थी मन को फटकारा कि तू तो मर जाएगी और सज़ा भुगतेगा यह निरपराध बच्चा। इससे तो अच्छा है वह एक दिन और रुक जाए। और वह आत्महत्या की योजना स्थगित कर लेट गई। उस किशोर की तरह वह खुशकिस्मत तो थी नहीं कि लेटते ही नींद आ जाती। दृश्य जागती आंखों में किसी दुखांत फिल्म की तरह जीवन के कई टुकड़ों में चल रहे थे कि तभी उन्हें हल्का सा कंपन महसूस हुआ। खिड़की दरवाज़ों की आवाज़ में से उन्हें तुरंत समझ में आया कि यह भूकंप का झटका है। उठो उठो, भूकंप आया है। उन्होंने किशोर को हिलाया और दोनों हाथ पकड़कर तेज गति से बाहर भागे। उनके जागते रहने के कारण उन्हें झटके का आभास हो गया। झटका लगभग 30 सेकंड का था, लेकिन बहुत तेज नहीं था। फिर भी लोग चीखते चिल्लाते बाहर निकल आए थे। कुछ सेकंड बाद सब कुछ सामान्य था, लेकिन दिल की धड़कन अभी भी कनपटियों पर चोट कर रही थी। जब भूकंप के इस धक्के से वह उभरी तो उन्हें अचंभा हुआ कि वह तो सोच रही थी कि उन्हें जीवन से कतई मोह नहीं बचा, लेकिन जिस तेजी से वह भागी थी वह इस बात को झुठला रही थी। 82 साल की उम्र में निपट अकेली होकर भी जब वह जीवन का मोह नहीं त्याग सकती, तो यह किशोर, इसने अभी देखा ही क्या है। इसकी ज़िंदगी में तो भूकंप का भी यह पहला ही
झटका है। उफ, यह क्या करने जा रही थी वह? किस हक से उस मासूम किशोर को वे मृत्यु दान करने जा रही थी? क्या उम्र और अकेलेपन ने उनकी दिमागी हालत को पागलपन की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है? मालती जी ने मिचमिची आंखों से किशोर की ओर देखा। वह उनसे लिपट गया। दादी, मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। मैं मरना नहीं चाहता। आवाज़ काँप रही थी। वह उसके सिर पर प्यार भरी थपकियाँ दे रही थी। लोग अब साहस करके अपने अपने घरों में जा रहे थे। वह भी उस किशोर को संभाले भीतर आ गई। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? उदय जयराज। अभी थोड़ी देर पहले तक उन्हें इसकी परिचय की ज़रूरत भी महसूस नहीं हुई थी। मृत्यु की इच्छा ने अनेक प्रश्नों पर पर्दा डाल दिया था, पर जिंदगी के सामने तो समस्याएं भी होती हैं और समाधान भी। ऐसा ही समाधान मालती जी को भी सूझ गया। उन्होंने उदय को आदेश दिया कि अपने मम्मी पापा को फ़ोन करो और अपने सकुशल होने की सूचना दो। उदय भय से काँप रहा था। नहीं, वे लोग मुझे मारेंगे, सूचना आप दीजिए। उन्होंने उससे पूछकर नंबर मिलाया। सुबह के 4 बज रहे थे। आधे घंटे के बाद उनके घर के सामने एक कार रुकी। उदय के मम्मी पापा और उसका छोटा भाई बदहवास से भीतर आए, यह जानकर कि वह रेल लाइन पर आत्महत्या करने चला था। उनकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। रात तक उन्होंने उसका इंतज़ार किया था, फिर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दी थी। उदय को बचाने के लिए उन्होंने मालती जी को धन्यवाद दिया। माँ के आंसू तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। आप दोनों से मैं एक बात कहना चाहती हूँ। मालती जी ने भावनाओं का सैलाब कुछ थमने के बाद कहा। देखिए, हर बच्चे की अपनी बौद्धिक क्षमता होती है। उससे ज़्यादा उम्मीद करना ठीक नहीं होता। उसकी बुद्धि की दिशा पहचानिए और उसी दिशा में प्रयत्न कीजिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ डॉक्टर या इंजीनियर बनकर ही इंसान को मंजिल मिलती है। भविष्य का आसमान हर बढ़ते पौधे के लिए खला है। ज़रूरत है सिर्फ अच्छी तरह सींचने की। अश्रुपूर्ण आँखों से उस परिवार ने एक एक करके उनके पैर छूकर उनसे विदा ली। उस पूरी घटना पर वह पुनः विचार करने लगी तो उनका दिल धक से रह गया। जब उदय अपने घर वालों को बताएगा कि वह उसे नींद की गोलियां खिलाने वाली थी, तो क्या गुजरेगी उन पर। अब तो वह शर्म से गड़ गई थी। उस मायूस बचपन के साथ वह कितना बड़ा क्रूर मजाक करने जा रही थी। ऐन वक्त पर उसकी बेखबर नींद ने ही उन्हें इस भयंकर पाप से बचा लिया। अंतहीन विचार श्रृंखला चल पड़ी तो वह फ़ोन की घंटी बजने पर ही टूटी। उस ओर उदय की मम्मी थी। अब क्या होगा? उनके आरोपों का वह क्या कहकर खंडन करेगी? नमस्ते माँ जी, उस तरफ चहकती हुई आवाज़ थी। उदय के लौट आने की खुशी में हमने कल शाम को एक पार्टी रखी है। आपकी वजह से उदय का दूसरा जन्म हुआ है, इसलिए आपकी गोद में उसे बिठाकर केक काटा जाएगा। आपके आशीर्वाद से वह अपनी ज़िंदगी नए सिरे से शुरू करेगा। आपके अनुभव को बांटने के लिए हमारे इष्ट मित्र भी लालायित हैं। उदय के पापा आपको लेने के लिए आएंगे। कल शाम 6 बजे तैयार रहिएगा। लेकिन मैं उनका गला रुंध गया। प्लीज़ इनकार मत कीजिएगा। आपको एक और बात के लिए भी धन्यवाद देना है। उदय ने बताया कि आप उसे नींद की गोलियां खिलाने के बहाने अपने घर ले गई। इस मनोवैज्ञानिक तरीके से समझाने के कारण ही वह आपके साथ आपके घर गया। समय गुजरने के साथ धीरे धीरे उसका
उन्माद भी उतर गया। हमारा सौभाग्य कि वह ज़िद्दी लड़का आपके हाथ पड़ा। यह सिर्फ आप जैसी अनुभवी महिला के ही बस की बात थी। आपके इस एहसान का प्रतिदान हम किसी तरह नहीं दे सकते। बस इतना ही कह सकते हैं कि अब से आप हमारे परिवार का अभिन्न अंग हैं। उन्हें लगा कि बस इससे आगे वह नहीं सुन पाएगी। आँखों में चुभन होने लगी। फिर उन्होंने अपने आप को समझाया। चाहे उनके मन में कुविचार ही था, पर किसी दुर्भावना से प्रेरित तो नहीं था। आखिरकार परिणाम तो सुखद ही रहा ना। अब वे पाप पुण्य के चक्कर में पड़कर इस परिवार में विष नहीं घोलेगी। इस नए सकारात्मक विचार पर उन्हें बेहद आश्चर्य हुआ। कहाँ गए वे पश्चाताप के स्वर? हर पल स्वयं को कोसते रहना, बीती बातों के सिर्फ बुरे पहलुओं को याद करना। उदय का ही नहीं, जैसे उनका भी पुनर्जन्म हुआ हो। रात को उन्होंने खाना खाया, पीने के पानी के बर्तन उत्साह से साफ किए। हाँ, कल सुबह उन्हें इनकी ज़रूरत पड़ेगी। टीवी चालू किया। पुरानी फिल्मों के गीत चल रहे थे जो उन्हें भीतर तक गुदगुदा रहे थे। बिस्तर साफ किया। टेबल पर नींद की गोलियां रखी हुई थी। उन्होंने अत्यंत घृणा से उन गोलियों को देखा और उठाकर कूड़े की टोकरी में फेंक दिया। अब उन्हें इसकी ज़रूरत नहीं थी। उन्हें विश्वास था कि अब अच्छी नींद आ जाएगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।